नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके मास्टर रिवीजन क्लास में, जिसमें हमने पूरे हिस्ट्री के चैप्टर को, यूरोप में राष्ट्रवाद को पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्ट कर लिया। जैसा आप देख सकते हो, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल टॉपिक वाइज। जैसे आप देखिए, आपका पहला कंटेंट स्टार्ट होता है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो यहाँ पे भी फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केवल इतना, ये वो पॉइंट्स है, अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो आप बिलीव मानिए 100% नंबर आए हुए बच्चे को। ये नोट्स जिन्होंने कराए उनके 100% नंबर आ चुके हैं। आप इसमें टॉपिक ढूंढोगे, इसमें नेपोलियन आपको मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये रहा नेपोलियन। तो नेपोलियन के बारे में हमें जो जो पढ़ना है वो सब कुछ है इसके अंदर। उसके बाद आपके पास अगला टॉपिक आता है पार्ट नंबर 2, जो कि इस प्रकार है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, तो कहने का मतलब है 100% कंटेंट को हमने पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्ट कर लिया है। आप देख सकते हो पॉइंट को, ये मैं आपको रिवीजन करने वाला हूं। अगर आप ये पेपर से पहले करके जाओगे तो बिलीव मानो आप बिल्कुल आग लगा दोगे पेपर में। बस जाते जाते एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि हम जैसे नए क्रिएटर जो हैं यूट्यूब पर, उनको आप सबकी जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है हम लोगों के पास। जितने भी रिसोर्सेज है उसमें आपको 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। टॉपिक 1 है हमारा फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो इसमें क्या क्या पढ़ना आपको। पहला पॉइंट, राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति। 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई ना, वहां से राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति और स्पष्ट अभिव्यक्ति शुरू हुई थी। तो ईयर याद रखना, फ्रांसीसी क्रांति का जो 1789 था, वहां से राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति स्टार्ट हुई थी। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए कदम। यानी फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाया था। तो पहला, पितृभूमि और नागरिक के विचार। आपके बुक से लिया गया है, आप देखोगे आपको पहले पेज पे मिल जाएगा। पितृभूमि और नागरिक के विचार उन्होंने उत्पन्न किए थे लोगों में। नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया था। स्टेट जनरल को चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। नई स्तुतियां रची गई और शपथ ली गई। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था प्रणाली अपनाई गई। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। भार और माप की एक समान प्रणाली लागू की गई और फ्रांसीसी को आम लोगों की, जो फ्रांसीसी भाषा थी, उसे आम लोगों की भाषा अपनाई गई। तो अगर आपसे बच्चों ये दो, यहाँ पे दो जो मेन इंपॉर्टेंट कवर होते हैं। पहला कि जो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई, तो 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसमें राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति शुरू हुई। और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान पैदा करने के लिए क्या क्या किया था। तो पहला स्टेप आप लिखोगे कि उन्होंने पितृभूमि और नागरिक के विचार लागू किए थे लोगों में। नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया था उन्होंने। स्टेट जनरल को चुना गया था और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियां रची गई और नई शपथ ली गई, लोगों को शपथ दिलाया गया। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई गई जिस पर केंद्र का शासन हो पूरा। आंतरिक आयात निर्यात जो शुल्क थे वो समाप्त किए गए। राज्य के बीच जो आयात निर्यात के शुल्क थे वो खत्म कर दिए गए। भार और माप की एक समान प्रणाली लागू की गई पूरे देश में। और फ्रांसीसी जो था वो लैंग्वेज अपना लिया गया सबके द्वारा। तो ये स्टेप उठाए गए थे फ्रांसीसी क्रांतियों द्वारा फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान बनाने के लिए। ना नेपोलियन के बारे में आप क्या क्या याद करके जाओगे, तो वो सभी पॉइंट जो आपको पढ़ के जाना वो ये हैं। पहला, फ्रांस में 1799 से 1815 तक शासन किया। नेपोलियन ने 1799 से 1815 तक शासन किया था फ्रांस पर। 1799 में प्रथम राजदूत बनकर उसने पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था, यानी 1799 में उसका शासन शुरू हुआ था। 1804 की नागरिक संहिता अथवा नेपोलियन की संहिता, 1804 में उसने लागू किया था कानून जिसका नाम है 1804 की नागरिक संहिता, या उसको नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून की कुछ खास बातें थी। पहला, ये जो नागरिक संहिता पढ़ रहे हो या नेपोलियन की संहिता पढ़ रहे हो, उसकी एक खासियत है। पहला, कानून के समक्ष बराबरी, कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया, प्रशासन को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जो पहले से समानती व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया गया। किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। जो किसान थे जिनको भू दासत्व या जागीरदारी शुल्क देना पड़ता था, उनको हटा दिया गया। यातायात और संचार प्रणालियों में सुधार किया गया। नेपोलियन ने अपने देश में यातायात के जो संचार सुविधाएं थी उसको लागू किया। नेपोलियन ने राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली, करों में वृद्धि की, सेंसरशिप लगाई और लोगों को फ्रांसीसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया। तो ये जो पॉइंट था ना, यहां तक जो पॉइंट थे वही तो ये पॉइंट है
कि 1804 की जो नागरिक संहिता, नेपोलियन की संहिता जिसे बोलते हैं, उसके क्या क्या खासियत थी। और अगर आपसे पूछे कि नेपोलियन के शासन के क्या दुष्परिणाम निकले, क्या हानियां थी, इस तरह से पूछे आपसे, तो आपको बताना है कि नेपोलियन ने राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली थी, करों में वृद्धि की थी, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा, नेपोलियन ने सेंसरशिप लागू कर दी थी। चौथा, लोगों को फ्रांसीसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। तो ये नेपोलियन के शासन के जो है दुष्परिणाम थे या हानियां थी। क्लियर हो गया। और तीसरे पॉइंट पे आते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे शुरू हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, जो आपका अगला टॉपिक आपके बुक में आप उठाओगे, तो सामूहिक पहचान या समान संस्कृति नहीं होने के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य यूरोप में नहीं थे। मतलब ना तो उनकी सामूहिक पहचान थी और ना उनकी समान संस्कृति थी, इसलिए यूरोप में कोई भी राष्ट्र नहीं थे, राष्ट्र राज्य नहीं थे। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर अलग अलग भाषाएं बोलते थे। मतलब अलग अलग, यूरोप में पहले अलग अलग जो क्षेत्र में लोग रहते थे वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे। उदाहरण के तौर पर देखो तो हंगरी की आधी आबादी मैग्यार भाषा बोलते थे। हंगरी में आधी आबादी जो थी वो मैग्यार नाम की एक भाषा बोलते थे, जबकि बाकी आधी आबादी जो थी वो दूसरी विभिन्न भाषाओं की भाषा बोलते थे। ग्लिसिया के कुलीन वर्ग पॉलिश भाषा बोलते थे। तो कहने का मतलब ये उदाहरण ये बता रहा है कि यूरोप में ना कोई राष्ट्र नहीं था उस समय। वहां के लोग अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे। अगर हंगरी का भी एग्जांपल दे लो तो हंगरी में भी यही था कि आधे लोग जो तो मैग्यार भाषा बोलते थे और आधे लोग जो दूसरी भाषा बोलते थे। वहीं जो ग्लिसिया के जो कुलीन वर्ग थे वो पॉलिश भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो इनका कोई अपना कोई राष्ट्र नहीं था स्टार्टिंग में। पहले पेज पर हमने क्या क्या जाना, जल्दी से बताता हूं। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति कब मिली? 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए थे? उन्होंने पितृभूमि और नागरिक के विचार लोगों के सामने रखा। नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया। स्टेट जनरल को चुना गया जिसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। नई स्थितियां रची गई और लोगों को भी शपथ दिलाई गई। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई लोगों ने। आंतरिक आयात निर्यात के जो शुल्क थे वो समाप्त कर दिए गए। भार और माप की एक समान प्रणाली अपनाई गई पूरे देश के अंदर और फ्रांसीसी को आम लोगों की भाषा बनाई गई। नेपोलियन के बारे में जानते हैं। नेपोलियन ने 1799 से लेकर 1815 के बीच शासन किया था। 1799 में प्रथम राजदूत बनकर उसने पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया पूरे फ्रांस पर। 1804 में उसने कानून बनाया था जिसका नाम था नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं। उसकी कुछ खास बात थी। पहली बात, कानून के समक्ष सभी बराबरी होंगे और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। प्रशासनिक विभाजन को बिल्कुल सरल बना दिया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया जो पहले से चलती आ रही थी। किसानों को जो भू दासत्व या जागीरदारी शुल्क लिया जाता था उसको हटा दिया गया। यातायात और संचार प्रणाली में सुधार किया गया। यह सब नेपोलियन के दौरान हुआ। लेकिन नेपोलियन के शासन व्यवस्था के कुछ नुकसान भी थे, वो इस प्रकार से है। पहला पॉइंट, नेपोलियन ने राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली, करों में टैक्स में वृद्धि कर दी, सेंसरशिप लागू करी, जो मीडिया वगैरह थे उन पर, लोगों को फ्रांसीसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे शुरू हुआ? तो आपको याद रखना है कि सामूहिक पहचान या समान संस्कृति नहीं होने के कारण यूरोप में कोई भी राज्य यूरोप में नहीं थे। मतलब ना तो उनकी कोई सामूहिक पहचान थी, ना उनकी समान संस्कृति थी, तो कोई भी राष्ट्र नहीं था यूरोप में। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। जैसे हंगरी की एग्जांपल ले लो, आधी आबादी मैग्यार भाषा बोलती थी और बची आधी आबादी अलग अलग भाषा बोलती थी। ग्लिसिया का एग्जांपल ले लो, ग्लिसिया के कुलीन वर्ग थे वो पॉलिश भाषा बोलते थे और बाकी जो गरीब लोग थे वो अलग भाषा बोलते थे। तो वहां पे कोई देश जो था वो एक जैसा संस्कृति को पालन नहीं करता था। कुलीन वर्ग और नया मध्य, अगर आप बुक उठाओगे तो इसमें आपको नया टॉपिक मिलेगा आपके एनसीईआरटी बुक में। देखिए मैं बिल्कुल ना आपको बता रहा हूँ ना, हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं दिखाने के लिए आपको। देखिए मैं आपको बताता हूँ हम लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं। हम लोग, मैंने आपको पहले फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, ये टॉपिक में क्या क्या याद करना बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन के बारे में हो गया हमारा, नेपोलियन के बारे में क्या क्या जानना है। उसके बाद नेपोलियन के बारे में है, अगला टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, ये आ गया ना अगला टॉपिक। तो यही है, इसमें क्या क्या पढ़ना है तो ये आपको बताता हूँ, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कुलीन वर्ग की बात करें तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि के मालिक थे ये। फ्रांस के अंदर जो कुलीन वर्ग थे ना, यूरोप के अंदर जो कुलीन वर्ग थे यानी जो ज्यादा पैसे वाले थे, वो सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि के मालिक थे। आपस में वैवाहिक संबंधों से जुड़ा हुआ था पूरा कुलीन वर्ग, और बोलचाल में ये लोग फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो ये तो कुलीन भाषा के रूप में हो गया। ये पेज हटा देता हूं ताकि और आसानी हो मुझे पढ़ाने में। ना जो कुलीन वर्ग थे बच्चों, वो सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि के मालिक थे। मोस्टली जो जमीन थी वो कुलीनों की थी।
आपस में वैवाहिक वैवाहिक संबंधों से जुड़े हुए थे आपस में ये, और मोस्टली लोग फ्रेंच बोलते थे वहां पर। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें कि भाई जनसंख्या की दृष्टि से जो था, जनसंख्या की दृष्टि से ये छोटा समूह था। जनसंख्या की दृष्टि से जो कुलीन वर्ग था वो बहुत छोटा समूह था, ज्यादा लोग नहीं थे। किसानों की बात करें तो अधिकांश जनसंख्या जो थी वो यूरोप में किसान थे, अधिकांश जनसंख्या किसान थी वहां पर। मध्य वर्ग की बात करें वहां पर यूरोप में, तो कस्बों के विकास और वाणिज्यिक वर्गों के उदय के साथ ही नया सामाजिक वर्ग उभरा। उस सामाजिक वर्ग का नाम था मध्य वर्ग। जब कस्बों का विकास हुआ यानी टाउन बनने लगे, शहर बनने लगे, और वाणिज्यिक वर्ग के उदय यानी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, उसकी वजह से नया सामाजिक वर्ग उभरा जिसका नाम मध्य वर्ग पड़ा। शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही, जो लोग पढ़े लिखे थे और जो उदारवादी थे मध्य वर्ग, उनके बीच ही राष्ट्रीयता के विचारों को लोकप्रियता मिली। यानी राष्ट्रीयता के विचारों की जो लोकप्रियता थी ना, वो कुलीनों में नहीं थी, उनको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो भूमि के मालिक थे और आपस में फ्रेंच भाषा बोलते थे, उनके पैसा बहुत था, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत छोटा समूह था ये। किसान, अपने अधिकांश जनसंख्या किसान थी, उनको भी ज्यादा मतलब नहीं था क्योंकि गरीब थे। बचे कौन? मध्य वर्ग। तो कस्बों के विकास, जब टाउन डेवलप हुए, शहर बने और वाणिज्यिक विकास हुआ, जब इंडस्ट्री डेवलप्ड हुआ, तो नया सामाजिक वर्ग उभरा जिसका नाम मध्य वर्ग पड़ा। मध्य वर्ग में जो लोग शिक्षित थे और उदारवादी सोच के लोग रहते थे, उनके बीच राष्ट्रीयता के विचारों को लोकप्रियता मिली थी सबसे पहले। उसके बाद आपका अगला टॉपिक देखिए, एनसीईआरटी में आपको दिखाता हूं, अगला टॉपिक आपका यह है, उदारवादी राष्ट्र के क्या मायने थे। तो इस टॉपिक के अंदर में क्या पढ़ना है, तो इस टॉपिक हमें यह सब जानना है बच्चों। उदारवाद व्यक्ति की आजादी और कानून के समक्ष बराबरी के लिए खड़ा था। उदारवाद क्या चाहता था? कि व्यक्ति की आजादी हो और कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो। निरंकुश शासक यानी राजा का जो शासन था, निरंकुश शासन, और पादरी वर्ग को जो विशेष अधिकार था वो उसकी समाप्ति चाहते थे। निरंकुश शासक और पादरी वर्ग को जो विशेष अधिकार प्राप्त है ना, कि टैक्स वैक्स नहीं देंगे, उसका वो विरोधी थे। संसद के माध्यम से एक संविधान और प्रतिनिधि सरकार ये लोग चाहते थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति, चीजों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगे गए प्रतिबंध को समाप्त करने के पक्ष में थे। कौन? उदारवादी। उदारवादी के लिए राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, यानी उदारवादी कैसा राष्ट्र चाहते थे? ये लोग ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो, निरंकुश शासक ना हो, और जो पादरी वर्ग को जो विशेष अधिकार मिला हुआ उसकी समाप्ति हो। जो संसद थे, संसद के माध्यम से एक संविधान हो और प्रतिनिधि सरकार हो, चुनी हुई सरकार हो। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद हो, खुला बाजार हो, मुक्त बाजार हो, चीजों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए जो प्रतिबंध थे उसको समाप्त कर दिया गया, या समाप्त चाहते थे, समाप्त हो जाए। जल्वरीन एक सीमा शुल्क संघ था, जो आपने पढ़ा था मेरे वीडियो में, आपको बताया था जल्वरीन के बारे में। जल्वरीन जो एक सीमा शुल्क संघ था, ने टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया। मुद्राओं की संख्या को 2 तक कम कर दिया गया। पहले मैंने आपको बताया था वीडियो में, बहुत सारी मुद्राएं थी यूरोप में, उसको घटाकर 2 कर दिया गया। और गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए रेल के नेटवर्क को बढ़ाया गया। तो ये आपको पढ़ना है, उदारवादी कैसे राष्ट्र चाहते थे। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जहां कानून के समक्ष सभी बराबर हो, निरंकुश शासक ना हो, पादरी वर्ग के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए जाए, संसद के माध्यम से एक संविधान हो और जिसमें प्रतिनिधि सरकार हो, चुनी हुई सरकार हो, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद हो, बाजारों की मुक्ति हो, चीजों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंध है उसको समाप्त कर दिया जाए। और जो एक सीमा शुल्क संघ था जिसको जल्वरीन बोलते थे, टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया, मुद्राओं की संख्या 2 तक सीमित कर दी, और गतिशीलता को प्रोत्साहन करने के लिए रेल के नेटवर्क बिछाए गए। ये उदारवाद के दौरान हुआ। नाउ अगर आप अपने इस टॉपिक के बाद देखिए, ये टॉपिक खत्म हो गया, इसमें क्या क्या पढ़ा था बता दिया। उसके बाद अगर आप अपनी बुक उठाओगे तो बच्चों आपका अगला टॉपिक यह आता है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। तो इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको, ये आ गया आपका टॉपिक। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद हुआ। क्या था? नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से यह मान लिया गया कि राज्य और समाज के स्थापित संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम है। नेपोलियन द्वारा शुरू किया गया जो परिवर्तन था ना, जिन्हें अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि नेपोलियन के दौरान कौन कौन से परिवर्तन हुए थे, उसमें मान लिया गया कि राज्य क्या होता है? सरकार। राज्य का मतलब सरकार। सरकार और समाज के स्थापित जो संस्थान है, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब संस्थान जो है वो मजबूत बनाने में सक्षम है, वो परिवर्तन को कर सकते हैं, देश में लागू कर सकते हैं। तो उसके बाद हुई थी 1815 की वियना की संधि। तो ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है कि 1815 की वियना की संधि में क्या क्या हुआ था। तो पहला, फ्रांस में बुर्बो राजवंश को बहाल कर दिया गया था। जो फ्रांस में बुर्बो राजवंश था, लुई 16 आपको याद होगा, उसको बहाल कर दिया गया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। जर्मन परिसंघ को बरकरार रखा गया
और इसका मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों को बहाल किया। नेपोलियन ने जिन जिन राजतंत्रों को बर्खास्त कर दिया था ना, उनको दोबारा बहाल करने का मकसद था इनका। तो अगर आपसे पूछा जाए ना 1815 की वियना की संधि में क्या क्या खास बात थी, तो आपको बताना वुर्बो राजवंश को दोबारा बहाल कर दिया गया, फ्रांस की सीमाओं पर नए राज्य कायम कर दिए गए ताकि फ्रांस विस्तार ना कर सके, जर्मन परिसंघ को बरकरार रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य हुआ था कि नेपोलियन ने जिन जिन राजतंत्रों को बर्खास्त कर दिया था उसको दोबारा बहाल करना। अगला आता क्रांतिकारी। वियना कांग्रेस के बाद, यानी इसकी संधि के बाद, वियना कांग्रेस के बाद स्थापित किए गए राजतंत्रीय रूपों का विरोध करना। जब वियना संधि हुई और दोबारा से वही राजा बिठा दिए गए तो उसका विरोध शुरू हो गया। वियना कांग्रेस के बाद, यानी वियना संधि के बाद स्थापित किए गए राजतंत्रीय रूपों का विरोध करना और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रतिबद्धता। यानी अब लोग जो थे वो जो दोबारा राजतंत्र को बहाल कर दिया गया ना, इसका विरोध करने लगे। तो क्रांतिकारी का मतलब था, क्रांतिकारी वो लोग थे जो वियना की संधि का विरोध कर रहे थे। ये वियना की संधि में जो जो लागू हो गया था उसका विरोध करना ही क्रांतिकारी कहलाता है। ठीक है, तो क्रांतिकारी में आपको ये लिखना है। एक बार रिवाइज करा दो जल्दी से। कुलीन वर्ग वो थे जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि के मालिक थे ये लोग, और वैवाहिक संबंधों से आपस में जुड़े हुए थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे ये लोग, और जनसंख्या दृष्टि से बहुत छोटा समूह था। किसान, अधिकतर लोग वहां पे किसान थे। मध्य वर्ग की बात करें तो जब कस्बों का विकास हुआ, वाणिज्यिक वर्ग का विदय हुआ, तो एक नया वर्ग उभरा, उसका नाम डाला गया कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में जो लोग शिक्षित थे, उदारवादी सोच के थे, उनके बीच ही राष्ट्रीयता के विचार सबसे पहले लोकप्रियता मिली थी। उदारवादी कैसा राष्ट्र चाहते थे, तो उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो, निरंकुश शासक न हो, पादरी वर्ग के विशेष अधिकार की समाप्ति चाहते थे, संसद के माध्यम से संविधान और प्रतिनिधि सरकार चाहते थे ये लोग, आर्थिक रूप से उदारवाद चाहते थे, बाजारों की मुक्ति चाहते थे, चीजों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगा के जो प्रतिबंध थे उसको समाप्त चाहते थे ये लोग। जोल्वरीन जो एक सीमा शुल्क संघ था ने टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया, मुद्राओं की संख्या 2 कर दी जो पहले बहुत ज्यादा थी, शायद 30 मैंने आपको बताई होगी उस समय, और गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए रेल के नेटवर्क को बढ़ावा गया। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद उत्पन्न हुआ। वो क्या था कि नेपोलियन द्वारा जो शुरू किए गए परिवर्तन था, जो नेपोलियन ने परिवर्तन किए थे, यह मान लिया कि राज्य और समाज जो है के स्थापित संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम है, यह मान लिया गया था। 1815 में हुआ था वियना की संधि। उसकी क्या क्या खास बात थी, जब नेपोलियन चला गया, नेपोलियन की मौत हो गई थी वाटरलू की लड़ाई में, तो वियना की संधि के बाद क्या हुआ, वियना की संधि में बुर्बो राजवंश को फिर से बहाल किया गया फ्रांस में, और फ्रांस की जो सीमा थी उस पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। जर्मन परिसंघ को बरकरार रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि नेपोलियन ने जिन जिन राजतंत्रों का बर्खास्त कर दिया था उसको दोबारा बहाल करना। क्रांतिकारी का मतलब था कि वियना कांग्रेस के बाद जो स्थापित किए गए ना राजतंत्र स्थापित हुए, दोबारा राजा आ गए, उसका विरोध करना, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना ही क्रांतिकारी विचार कहलाता है। ये आपका टॉपिक है, देखिए ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, यह आपका टॉपिक आपको यहाँ पर क्रांतिकारी यहां से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अभी हमने पढ़ा था ना क्रांतियों का युग, तो ये था क्रांतिकारी, ये वाला टॉपिक क्रांतिकारी था। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आपका अभी और आएगा। अगले पेज पे देखिए, क्रांतिकारी टॉपिक में आपको मिलेगा ज्यूसेपी मैत्सनी। तो क्रांतिकारी टॉपिक में आता है ज्यूसेपी मैत्सनी के बारे में आपको याद करना है। 1807 में जिनोवा में पैदा हुए थे ये ज्यूसेपी मैत्सनी। कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था ये। मार्सले में युवा इटली, यंग इटली बोलते हैं, और बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। इसने 2 संस्था बनाई थी, एक का नाम है यंग इटली, एक का नाम है यंग यूरोप। याद रखोगे, ज्यूसेपे मैत्सनी ने 2 संगठन बनाए थे, युवा इटली और युवा यूरोप के नाम की स्थापना की थी। एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में इटली के एकीकरण पर विश्वास किया। इसने एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में एक इटली के एकीकरण पर विश्वास किया था। किसने? ज्यूसेपी मैत्सनी ने। तो ज्यूसेपी मैत्सनी के बारे में आपको ये याद करना है, क्या क्या कि 1807 में जिनेवा पैदा हुए थे ये। कार्बोनारी के गुप्त संगठन के सदस्य थे। मार्सिले में युवा इटली, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी इन्होंने, और एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में इटली के एकीकरण पर विश्वास किया था इन्होंने। अगला आता है क्रांतियों का युग, जो 1830 से लेकर 1848 के बीच चला था, उसे बोलते हैं क्रांतियों का युग, जो आपका अगला टॉपिक है। मैं आपको पहले बुक दिखा देता हूं। बुक इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको ना भरोसा बैठ सके कि सर जी जो पढ़ा रहे हैं ना वो बुक से ही टॉपिक उठा के लाए, और आप अगर बुक से पढ़ के जाओगे तो आपको हमेशा नंबर अच्छे आएंगे। देखिए ये रहा, अभी हमने पढ़ा था क्रांतिकारी, और क्रांतिकारी के बाद क्रांतिकारियों का युग। तो बिल्कुल इसमें देखिए, आप इतना सारा नहीं पढ़ना आपको, ये बहुत सारा दिया हुआ है आपको। इसमें मैंने मेन टॉपिक आपके लिए छांट लिए, बड़ी मेहनत करके पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्ट के लिए। क्या? फ्रांस में जुलाई 1830 में बुर्बो राजाओं को उखाड़ फेंका गया
और एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। ये आपने 9th में पढ़ा था कि 1830 में बुर्बो राजतंत्र को उखाड़ फेंका गया, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया गया। बेल्जियम नीदरलैंड के संयुक्त राज्यों को अलग हो गया, बेल्जियम नीदरलैंड के संयुक्त राज्यों से अलग हो गया, जो बेल्जियम था वो नीदरलैंड से अलग हो गया। 15वीं शताब्दी के बाद से ग्रीस जो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, आजादी के लिए संघर्ष आरंभ हो गए। 15वीं शताब्दी में ग्रीस जो था, जो ऑटोमन साम्राज्य का सदस्य था, वो आजादी के लिए लड़ने लगा कि मुझे स्वतंत्र कर दो। कुस्तुमनिया की संधि ने 1832 में ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। आखिरकार 1832 में जब कुस्तुमनिया की संधि हुई थी तो ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई। तो क्रांतिकारियों के युग में आपको ये सारे चारों पॉइंट याद करने। क्या क्या याद करोगे कि फ्रांस में 1830 में बुर्बो राजवंश को उखाड़ फेंका और वहां पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया गया। बेल्जियम जो था नीदरलैंड के संयुक्त राज्यों से अलग हो गया। 15वीं शताब्दी के बाद से ग्रीस जो ऑटोमन साम्राज्य का कभी हिस्सा हुआ करता था, वो आजादी के लिए संघर्ष करने लगा। कुस्तुमिया की संधि से 1832 में ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी गई। उसके बाद एक नया टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना दिखाता हूं मैं आपको कहां पर ये टॉपिक, रोमानी कल्पना और आ जाओ भाई, ये रहा देखिए। अभी आपने पढ़ा क्रांतिकारियों का युग, इसमें क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। अगला पढ़ेंगे रूपानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। इस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है तो मैंने इसको पॉइंट में लिया है। देखिए आपके पास 2 पॉइंट है इसके लिए। एक सांस्कृतिक आंदोलन जिसने राष्ट्रवादी भावनाओं के लिए विशेष रूप को विकसित की, जिसमें तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। इसे बोलते हैं रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना में क्या हुआ था कि एक सांस्कृतिक आंदोलन था ये, जिसमें राष्ट्रवादी भावनाओं के एक विशेष रूप को विकसित किया, जिसमें तर्क वितर्क और विज्ञान को साइड कर दिया गया, आलोचना की गई उसकी जगह फीलिंग्स को, भावनाओं को, अंतर्दृष्टि को, रहस्यवादी को, इन पर जोर दिया गया। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रिक ने लोकगीत, लोक कविता और लोक नृत्यों के माध्यम से आम लोगों के बीच जर्मन संस्कृति को जगाने की कोशिश की। ये जर्मन दार्शनिक है जिसका नाम है योहान गॉटफ्रिक, आप नाम याद कर लेना। इन्होंने अपने लोकगीत के द्वारा, लोक कविता के द्वारा, लोक नृत्यों के द्वारा आम लोगों के बीच जर्मन संस्कृति को जगाने की कोशिश की थी। उसके बाद बच्चों अगला टॉपिक आता है। जैसे आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो, आप पेज पलटते हो तो देखिए एक नया टॉपिक आता है, भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। इस टॉपिक में क्या क्या याद करना है तो ये आपको याद करके जाना है जो मैं आपको बता रहा हूं। अधिकांश देशों में उपलब्ध रोजगार की तुलना में नौकरियां ढूंढने वाले अधिक थे। देशों में क्या थे, रोजगार की तुलना में रोजगार कम थे और उसको नौकरी ढूंढने वाले लोग ज्यादा थे, यानी बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। ग्रामीण इलाकों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ भाड़ वाले गरीब बस्तियों में रहने लगे। जो ग्रामीण इलाकों जो अतिरिक्त आबादी थी वो शहर जाकर भीड़ भाड़ वाले गरीब बस्तियों में रहने लगे। खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ने और फसल खराब हो जाने के कारण शहरों और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। वर्ष 1848 में पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। अंततः नेशनल असेंबली ने पेरिस को एक गणतंत्र घोषित किया। तो भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह, इस टॉपिक में आपको ये बातें याद करनी है। मैं आपको दोबारा एक बार याद कराता हूं, पहले एक बार लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1845 में क्या हुआ, सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदार जो थे उनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। तो क्या क्या पॉइंट आप याद रखोगे भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह में? अधिकांश देशों में रोजगार कम थे और उसके नौकरी ढूंढने वालों की संख्या जो थी वो ज्यादा थी। ग्रामीण इलाकों के अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ भाड़ वाले गरीब बस्तियों में रहने लगी। खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ने या फसल खराब होने के कारण शहरों और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। 1848 में पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए गुस्से में और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया। अतः नेशनल असेंबली ने पेरिस को गणतंत्र घोषित कर दिया। 1848 में गणतंत्र घोषित हो गया। 1845 में सिलेसिया में जो बुनकर थे उन्होंने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। तो ये 5 पॉइंट आपको याद करने बच्चों, भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह में। देखिए क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा फिरा के आएगा लेकिन आएगा इन्हीं में से ना। अगला आता है 1848 उदारवादियों की क्रांति।
अब ये उदारवादियों की क्रांति में क्या क्या याद करोगे? पहला पॉइंट, क्रांति का नेतृत्व शिक्षित मध्य वर्ग ने किया। जो 1848 में उदारवादियों की क्रांति हुई थी ना, उसका नेतृत्व किया था शिक्षित मध्य वर्ग ने, जिन्होंने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ दिया। यानी संविधान चाहिए हमें, उसको राष्ट्रीय एकता से जोड़ दिया कि संविधान होगा तो हमारे अंदर एकीकरण होगा। तो 1848 में तो उदारवादियों का क्रांति हुई था, उसे शिक्षित मध्य वर्गों ने लागू किया था उस क्रांति को, और उन्होंने संविधान लागू करने पर जोर डाला। इसमें आता है फ्रैंकफर्ट संसद। अब पूछेगा आप फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में ध्यान रखना, इसकी खासियत। तो 18 मई 1848 को राजनीतिक संगठन ने 831 निर्वाचित सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक सेंट पॉल के चर्च, फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में पढ़ रहे हैं कि 18 मई 1848 को राजनीतिक संगठन के 831 निर्वाचित सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक सेंट पॉल के चर्च में आयोजित किया और जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करा। पहला पॉइंट फ्रैंकफर्ट संसद का। दूसरा, यह प्रशिया के राजा द्वारा अस्वीकार किया गया था। प्रशिया के राजा ने इसे स्वीकार नहीं किया, और वही संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया था, क्योंकि श्रमिकों को, मजदूरों और महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। इन्होंने निरंकुश राजतंत्रों में कुछ बदलाव लाने के लिए मजबूर किया। भूदासत्व, बंधुआ मजश्रम को समाप्त कर दिया गया और हंगरी को अधिक स्वायत्तता दी गई, अधिक आजादी दी गई। तो अगर आपसे पूछा जाए ना फ्रैंकफर्ट संसद में क्या क्या बदलाव हुए थे, तो आपको इस सारे पॉइंट बताने। चलो एक बार जल्दी रिवाइज करता हूं, इस पेज पर हमने क्या पढ़ा। ज्यूस अभिमैथनी 1807 में पैदा हुए थे जिनेवा में। कॉर्बिनारी के गुप्त संगठन के सदस्य थे ये। इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। एक गणतंत्र राष्ट्र में इटली के एकीकरण में इनका विश्वास था। क्रांतिकारियों का युग होता है 1830 से 1840 के बीच में। 1830 में बुर्बो राजतंत्र को उखाड़ फेंका गया और संवैधानिक राजतंत्र घोषित कर दिया गया फ्रांस के अंदर। बेल्जियम नीदरलैंड के संयुक्त राज्यों से अलग हो चुका था। 15वीं शताब्दी के बाद ग्रीस ने, जो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, आजादी के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। किस्तूनिया की संधि ने 1832 में ग्रीस को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी थी। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना क्या थी? इसके अंदर क्या हुआ था? एक सांस्कृतिक आंदोलन हुआ था जिसमें राष्ट्रवादी भावना के एक विशेष रूप ने विकसित किया। इसमें तर्क वितर्क और विज्ञान का महिमामंडन की आलोचना की गई। तर्क वितर्क को साइड कर दिया गया, उसकी जगह भावनाओं को, अंतर्दृष्टि को, रहस्यवादी को जोड़ दिया गया। एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था योहान गॉटफ्रीड। इन्होंने लोकगीत, लोक कविता, लोक नृत्यों के माध्यम से आम लोगों के बीच जर्मन संस्कृति को जगाने की बहुत कोशिश की। भूख, कठिनाइयों और जन विद्रोह में आपको याद रखना है कि अधिकांश देशों में रोजगार कम थे और नौकरी ढूंढने वालों की संख्या ज्यादा थी। ग्रामीण इलाकों के जो ज्यादा लोग थे वो शहर में आ गए और भीड़ भाड़ के गरीब बस्तियों में रहने लगे। खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ने या फसल अगर खराब हो जाती थी तो व्यापक गरीबी फैल जाती थी पूरे देश में। 1848 में पेरिस के लोग इतने गुस्से में आ गए कि लुई फिलिप को देश से भागना पड़ा और नेशनल असेंबली ने पेरिस को गणतंत्र घोषित कर दिया है। 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। 1848 का उदारवादियों का क्रांति हुई थी। इसके अंदर इस क्रांति का नेतृत्व किया था शिक्षित मध्य वर्ग लोगों ने, जिन्होंने संविधान की मांग की थी। फ्रैंकफर्ट संसद में क्या हुआ कि 18 मई 1848 को राजनीतिक संगठनों ने 831 निर्वाचित सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक में सेंट पॉल के चर्च में आयोजित किया गया और जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया गया कि जर्मनी का राष्ट्र कैसा हो। यह पर्शिया के राजा द्वारा अस्वीकार किया गया था और वही संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया था, क्योंकि श्रमिकों, मजदूरों, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। इन्होंने निरंकुश राजतंत्रों में कुछ बदलाव लाने के लिए मजबूर किया। भूदासत्व और बंधुआ मजदूर को समाप्त कर दिया गया। हंगरी को ज्यादा आजादी दी गई थी। अब अगला आता है नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में, जर्मनी और इटली का एकीकरण, जर्मनी और इटली का निर्माण या जर्मनी और इटली का एकीकरण। तो पहले जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर इटली के बारे में पढ़ेंगे। पहले जर्मनी के बारे में देखो, इस पेज को हटाता हूं एक मिनट। आइए, प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से ऑटो वेन बिस्मार्क ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए इनका नाम याद रखना, ऑटो वेन बिस्मार्क। प्रशा की सेना और नौकरशाह की मदद से ऑटो वेन बिस्मार्क ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आंदोलन नेतृत्व किया था जर्मनी के एकीकरण के लिए। 7 वर्षों के दौरान 3 युद्धों में पर्शिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। पर्शिया के कैसर विलियम प्रथम ने
ने जर्मन साम्राज्य के रूप में नेतृत्व किया था। प्रशा के जो राजा थे जिनका नाम था कैसर विलियम प्रथम, उन्होंने जर्मन साम्राज्य का नेतृत्व किया था। तो जर्मनी के एकीकरण में ये आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं। ऐसी इटली का एकीकरण कैसे हुआ, या इटली राष्ट्र कैसे बना? तो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पिटमोंड पर एक इतावली राजघराने का शासन था। इटली जो था वो 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से एक सार्डिनिया पिटमोंड पर एक इतावली राजघराने का शासन था। जूसेपी मैत्सनी ने, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, जर्मनी के एकीकरण, इटली के एकीकरण में उन्होंने मदद की थी। जूसेपी मैत्सनी द्वारा एक एकीकरण कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था, लेकिन यह असफल रहा। मंत्री प्रमुख केवोर ने ग्यूसेपी मेरीबॉल्डी की मदद से आंदोलन का नेतृत्व किया था। मंत्री प्रमुख जो केवोर थे, उन्होंने ग्यूसेपी मेरीबॉल्डी की मदद से आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। तो इटली के एकीकरण में आपको और जर्मनी के एकीकरण में आपको इसके 3 पॉइंट है, इसके 4 पॉइंट है, जो आपको एज इट इज याद करना है। जर्मनी में क्या याद रखना है? देखिए बच्चों, ये रिवीजन वीडियो है, मेन वीडियो मैंने चैप्टर का अलग डाल रखा है, जिस पर आप देखोगे तो लगभग 11 लाख से ऊपर व्यू है, वो अलग वीडियो है, और ये अलग वीडियो, ये रिवीजन पर्पज से बना रहा हूं मैं आपको। जर्मनी के एकीकरण में आपको याद रखना है कि प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से ऑटो विन बिस्मार्क ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया था। 7 वर्षों के युद्ध के दौरान 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई, तीनों युद्ध जीत गए ये, और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। राजा कौन बना? तो प्रशा के जो कैसर विलियम प्रथम थे, एक आध वर्ड देख लेना, गलती नहीं होगा, वैसे तो कोशिश किए, बट एक आध वर्ड गलत हो तो ठीक कर लेना। प्रशा के जो कैसर विलियम प्रथम थे, उन्होंने जर्मनी के साम्राज्य का नेतृत्व किया था। इटली का एकीकरण कैसे हुआ? तो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, और केवल एक सर्डिया पिटमोंड और इतावली राजघराने का इस पर शासन था। जूसेपी मैत्री ने इटली के एकीकरण में मदद की थी, शुरुआत की थी, लेकिन वो असफल रहे थे। मंत्री प्रमुख जो थे केवोर, उन्होंने ग्यूसेपी मेरीबॉल्डी की मदद से आंदोलन का नेतृत्व किया, और 1861 में आखिरकार विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा बना दिया गया। ब्रिटेन का अजीब दास्तान। अब ब्रिटेन में क्या हुआ था? तो ब्रिटेन में आपको ये पॉइंट याद रखना है। क्या क्या पॉइंट याद रखोगे? 1688 में, अब ब्रिटेन में आ गए हम लोग, 1688 में संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। पहला पॉइंट याद रखोगे, 1688 में संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसका सेंटर इंग्लैंड को चुना गया। अंग्रेजी संसद ने राजशाही की ताकत छीन ली थी। यूनियन अधिनियम 1707 के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1707 में। जब यूनियन अधिनियम 1707 बना, तो उसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। असफल क्रांति के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। नया ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, और एक प्रमुख एंग्लो संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। तो ये ब्रिटेन की कहानी है। ब्रिटेन में क्या हुआ था कि 1688 में संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसका सेंटर इंग्लैंड को चुना गया। अंग्रेजी संसद ने राजशाही की ताकत को छीन ली, राजाओं की ताकत छीन ली। यूनियन अधिनियम 1707 के परिणाम स्वरूप वहां पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। और असफल क्रांति के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। जो नया ब्रितानी राष्ट्र था, उसका निर्माण किया गया, और एक प्रमुख एंग्लो संस्कृति का प्रचार प्रसार वहां पर किया गया था, इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर। नाउ, राष्ट्र की दृश्य कल्पना कैसी रखी गई यूरोप में? तो राष्ट्र को महिला की आकृति के रूप में चित्रित किया गया था। याद होगा आपको, हमने वीडियो में बताया था, राष्ट्र को महिला की आकृति, रूपक के रूप में चित्रित किया गया था। राष्ट्र को स्त्री के रूप में परिभाषित करने के लिए चुना गया, जो वास्तविक जीवन में किसी विशेष महिला के लिए नहीं था। राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए महिला को चुना गया। जैसे मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में, जैसे आप भी क्या बोलते हो, भारत माता, माता बोलते हो ना, तो भारत को भी एक माता के रूप में, एक राष्ट्र को महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया था। यूरोप में भी राष्ट्र को महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया था, राष्ट्र को स्त्री के रूप में परिभाषित किया गया था, जो वास्तविक जीवन में वो महिला नहीं थी, बल्कि उसने राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप देने की प्रयास किया था। फ्रांस में मरियान और जर्मनी में जर्मेनिया को राष्ट्र का रूपक माना गया। जैसे हम लोग इंडिया में क्यों करते हैं, भारत माता, हमने माता को दिया है, अपने राष्ट्र की पहचान माता श्री को दिया है। ऐसे ही फ्रांस के लोग मरियान को, एक मरियान महिला चुना गया, मतलब वो वास्तविक जीवन में नहीं है, बस चुन लिया महिला को, उसको एक सिंबल हो गया उनके लिए कि उसके लिए लड़ना है।
तो फ्रांस में मरियान और जर्मनी में जर्मेनिया को राष्ट्र का रूपक माना गया। अलग अलग देशों में अलग अलग महिलाओं को राष्ट्र का रूपक माना गया है। नाउ एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इस पेज पे हमने क्या जाना। मैंने आपको जर्मनी के बारे में बताया कि प्रशा की सेना और नौकरशाहों की मदद से ऑटो वेन बिस्मार्क ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया था जर्मनी में। 7 वर्षों के दौरान 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और आखिरकार विलियम प्रथम को जर्मनी का नया राजा घोषित कर दिया गया। इटली में क्या हुआ था कि इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें केवल एक सार्डिनिया पिटमॉन्ट पर एक इतावली राजघराने का शासन था। जूसेपी मैत्सनी ने इटली के एकीकरण के कार्यक्रम की शुरुआत की थी, लेकिन वो असफल रहे थे। प्रमुख मंत्री थे केवोर, उसने ग्यूसेपी गैरीबॉल्डी की मदद से आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली के एकीकरण का नया राजा घोषित कर दिया गया। ब्रिटेन की अजीब दास्तान हमने जाना कि 1668 में संसद के माध्यम से राष्ट्रीय राज्य का निर्माण हुआ था ब्रिटेन में और इंग्लैंड को सेंटर बनाया गया, कैपिटल बनाया गया। अंग्रेजी संसद ने राजशाही की ताकत को छीन ली थी और यूनियन अधिनियम 1707 के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। असफल क्रांति के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूके में शामिल कर लिया गया और जो नया ब्रितानी राष्ट्र था उसको निर्माण किया गया और उसका प्रमुख जो था एंग्लो संस्कृति, उसका प्रचार प्रसार किया गया था। राष्ट्र की दृश्य कल्पना कैसी रखी गई, तो राष्ट्र को महिला के आकृति रूपक के रूप में चित्रित किया गया था। राष्ट्र को एक स्त्री के रूप में परिभाषित करने के लिए चुना गया, जो वास्तविक जीवन में कोई विशेष महिला नहीं थी, बल्कि उसमें राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान की प्रयास किया गया था, मतलब एक सिंबल दे दिया गया। जैसे फ्रांस में मारियान, जर्मनी में जर्मेनिया ये चुना गया, भारत में भारत माता ये चुना गया। ना अगले पेज पर आते हैं और अब पढ़ते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, आप अपने बुक में देखना, आपके बुक का लास्ट चैप्टर है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। एक मिनट। बाल्कन क्षेत्रों में, आपको याद होगा, आपको बाल्कन क्षेत्र का बताया था मैंने आपको। बाल्कन क्षेत्र में आधुनिक रोमानिया, मतलब आज की बात करें जिसको आप पहले बाल्कन क्षेत्र बोलते थे, अगर आज से कंपेयर करें तो आज उसमें रोमानिया आते हैं, बुल्गारिया आता है, अल्बानिया आता है, ग्रीस आता है, मैसेडोनिया आता है, क्रोएशिया आता है, बोस्निया आता है, हर्जेगोविना आता है, स्लोवेनिया आता है, सर्बिया आता है और मोंटेनेग्रो, ये सब देश आते हैं। पहले उसको बाल्कन क्षेत्र बोलते थे। बाल्कन क्षेत्र जिसको बोलते हैं ना, उस क्षेत्र में आज रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस ये सब देश आते हैं। बाल्कन भौगोलिक और जातीय विभिन्नता का एक क्षेत्र था। बाल्कन कैसा था, वहां पे भौगोलिक विभिन्नता थी और जातीय विभिन्नता थी, जो ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था और उस पर पूरा कंट्रोल था ऑटोमन साम्राज्य का। रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों, याद है रोमानी राष्ट्रवाद, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वाद विवाद को अलग कर दिया गया, तर्क वितर्क को अलग कर दिया गया, साइंस को नहीं मानते थे वो लोग। तो रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। तो जब लोग वहां पे रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों को मानने लगे और ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, तो वहां की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। बाल्कन राज्य एक दूसरे से बाहर से ईर्ष्या करते थे, नफरत करते एक दूसरे से, और प्रत्येक राज्य ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाना चाहता था। तो हर एक राज्य, बाल्कन क्षेत्र में जितने भी राज्य आते थे छोटे छोटे, वो एक दूसरे से लड़ते थे। यूरोपीय शक्तियों भी इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी। इधर यूरोप चाहता था कि उसको बाल्कन क्षेत्र मिल जाए, तो पूरा यूरोप चाहता था कि बाल्कन क्षेत्र पर कब्जा करना। इसके कारण इस क्षेत्र में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ 1914 से 1918 के बीच में। तो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद में आपको ये याद करना है कि बाल्कन नाम का एक क्षेत्र था। बाल्कन क्षेत्र में आज का रोमानिया ले लो, बुल्गारिया ले लो, अल्बानिया ले लो, ग्रीस ले लो, क्रोएशिया ले लो, छोटे छोटे नाम याद कर लो, स्लोवेनिया ले लो, सर्बिया ले लो, ये सब नाम याद रहेंगे। ज्यादा नाम याद हो 3-4 याद कर लेना। आधुनिक क्षेत्र में ये सब आते हैं। बाल्कन क्षेत्र था भौगोलिक और जातीय विभिन्नता का एक क्षेत्र था जिस पर ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण हुआ करता था। रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के कारण और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के कारण वहां पर स्थिति विस्फोटक हो गई। बाल्कन राज्य एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे। प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य को हथियाना चाहता था। तो यूरोपीय शक्तियां, जो यूरोप की शक्तियां थी, वो भी उन पर नियंत्रण करना चाहती थी। तो इसके कारण क्षेत्र में कई युद्ध हुए और लास्ट में प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में स्टार्ट हुआ 1918 तक। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कंप्लीट रिवीजन चैप्टर 1 का। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसे 2 से 3 बार, देखो एक बार में याद नहीं होगा, मैं खुद भी जानता हूं हिस्ट्री है, एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन बच्चों अगर आप इसे 2 से 3 बार याद कर लोगे, 2 से 3 बार वीडियो देख लोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाएगा। आप इन पॉइंटों को याद करके देखिए, बिलीव मानिए आपके हमेशा पूरे नंबर आएंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। जय हिंद।